हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। हम टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं यूपीएससी 2021 प्री के लिए। मेरा नाम इंदर सिंह है। यह टेस्ट नंबर 1 है एंड ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक है एंड इट इज़ फॉर पॉलिटी। सो ओके, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट अबाउट द प्रियम्बल। प्रियम्बल के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट देखिए, द प्रियम्बल इज नाइदर अ सोर्स ऑफ पावर टू लेजिस्लेचर नॉर अ प्रोहिबिशन अपॉन द पावर्स ऑफ लेजिस्लेचर। ओके, ये सही है। सेकंड देखिए, इट इज़ नॉन जस्टिसिएबल, दैट इज इट्स प्रोविजन आर नॉट एनफोर्सिबल इन द कोर्ट्स ऑफ लॉ। मीन्स अनलाइक फंडामेंटल राइट्स दे आर नॉन जस्टिसिएबल। लाइक जुडिशरी जो है लेजिस्लेचर को डायरेक्ट नहीं कर सकती इनके एनफोर्सिबल के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? सी, बोथ 1 and 2 इज करेक्ट। मूव ऑन टू सेकंड क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कैबिनेट कमिटीज। फर्स्ट देखिए इसका, दे आर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल इन नेचर। जी, ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है, सही है। सेकंड, एस्टेब्लिशमेंट और डिसकंटिन्यूएशन ऑफ एनी ऑफ द कैबिनेट कमिटी मस्ट बी अप्रूव्ड बाय लोकसभा। तो क्या ये सही है? इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स देयर आर nowhere written or mentioned in the constitution and rules of business provides for their establishment। ये याद रखिए, rules of business provides for their establishment and they are set up by prime minister according to the exigencies of time and this does not require lok sabha approval। मतलब ये प्रधानमंत्री साहब एस्टेब्लिश करते हैं। ओके, नाउ मूव ऑन टू थर्ड क्वेश्चन। शेड्यूल 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू। ये देखिए इसमें पंचायती राज एस्टेब्लिशमेंट नो, प्रोविजन रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट्स ऑफ असम मेघालय त्रिपुर मिजोरम नहीं, ये भी गलत है। प्रोविजंस रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स नो। तो करेक्ट आंसर इज एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। शेड्यूल 4 किससे रिलेटेड है? एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा टू डिफरेंट स्टेट्स। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, consider the correct statements। Article 1 describes India as a federation of states rather than a union of states। जो आर्टिकल 1 है वो इंडिया को फेडरेशन ऑफ स्टेट्स बताता है। हालांकि सच क्या है, सही क्या है कि इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट्स है। इसका मतलब ये ऑप्शन है, ये गलत है। The term federation is nowhere mentioned in the constitution। Yes, the term federation is nowhere mentioned in the constitution। This statement is correct। The correct answer is B, only 2 is correct। Look at its explanation। Article 1 describes India as a union of states। ये याद रखिएगा, union of states है, federation of states नहीं है। The country is described as a union although the constitution is federal in nature। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है फेडरल जरूर है, परंतु कंट्री यूनियन है हमारी, यूनियन ऑफ स्टेट्स। फिर इंडियन फेडरेशन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट अमंग द स्टेट्स, जैसा कि यूएस में ऐसा है, परंतु इंडिया में ऐसा नहीं है। द स्टेट्स हैव नो राइट टू सीड फ्रॉम द फेडरेशन। सो ये याद रखिएगा, आर्टिकल इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट्स डिस्क्राइब करता है। क्वेश्चन 5 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ प्यूजन जजेस इन सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जजेस के नंबर कौन इंक्रीज कर सकता है? कौन सा इंस्टीट्यूशन और कौन सा ऑफिस? सोचिए। तो करेक्ट आंसर है इसका पार्लियामेंट। पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट जजेस के नंबर इंक्रीज कर सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए अब, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। ऑप्शन 1 देखिए, इम्पीचमेंट चार्जेस कैन बी इनिशिएटेड इन लोकसभा ओनली। सोचिए। फिर है, द नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट कैन नॉट टेक पार्ट इन इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स। थर्ड है, नो प्रेसिडेंट हैज बीन सो फार इम्पीच्ड फ्रॉम हिज हर ऑफिस। तो करेक्ट इसका ऑप्शन क्या है? बी, दैट इज थर्ड 3 ओनली। सो इम्पीचमेंट चार्जेस कैन बी इनिशिएटेड इन लोकसभा ओनली, नो, दिस इज रॉन्ग। इम्पीचमेंट चार्जेस राज्यसभा एज वेल एज लोकसभा दोनों में इनिशिएट किया जा सकता है। और द नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट कैन टेक पार्ट इन इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम। The impeachment charges can be initiated in either house of parliament, that is in Rajya Sabha as well as in
लोकसभा. Then the nominated members of either house of parliament can participate in the impeachment of president though they do not participate in his election. ये याद रखिएगा, जो नॉमिनेटेड मेंबर्स है पार्लियामेंट के वो इम्पीचमेंट प्रोसेस में ज़रूर भाग लेते हैं परंतु इलेक्शन प्रोसेस में उनका कोई रोल नहीं है. एंड नो प्रेसिडेंट हैज़ बीन इम्पीच्ड सो फार. अभी तक कोई प्रेसिडेंट को इम्पीच नहीं किया गया है. अब क्वेश्चन 7 देखिए. एलिमिनेट करेक्ट स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू नेशनल कमीशन फॉर ओबीसीज, जो कि रिसेंटली अभी बनाया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला है. सो ऑप्शन फर्स्ट देखिए. नेशनल कमीशन फॉर ओबीसीज हैज़ बीन सेटअप बाय 102 Amendment Act in 2018. Second, NCBCs was set up in the year 1993 but been accorded constitutional status recently in year 2018 by 102nd Amendment Act. तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? बी. ओनली 2 इज करेक्ट. ये देखिए, हालांकि जो ये नेशनल कमीशन फॉर ओबीसीज है ये ईयर 1993 में ही इस्टेब्लिश कर दिया गया था, सेटअप कर दिया गया था, परंतु कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस इसे अभी मिला है 2018 में. तो इसका एक्सप्लेनेशन देखिए. नेशनल कमीशन फॉर ओबीसीज वाज सेटअप इन 1993 आफ्टर द मंडल केस जजमेंट. ये जो जजमेंट है याद रखिएगा, मंडल केस जजमेंट, ये ओबीसीज से रिलेटेड है. इट कंसिस्ट ऑफ ए चेयरमैन, ए वाइस चेयरपर्सन एंड 3 अदर मेंबर्स. ठीक है, तो ये याद रखिएगा, मंडल केस जजमेंट. अब क्वेश्चन 8 देखिए. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट. फर्स्ट, ड्यूरिंग हिज टर्म क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, यहाँ वर्ड क्रिमिनल है, ठीक है. ड्यूरिंग हिज टर्म क्रिमिनल प्रोसीडिंग कैन बी इनिशिएटेड अगेंस्ट हिम ओनली इन रेस्पेक्ट ऑफ हिज पर्सनल एक्ट्स. सेकेंड, नो सिविल प्रोसीडिंग्स कैन बी इनिशिएटेड अगेंस्ट हिम ड्यूरिंग हिज टर्म. यहाँ ये दोनों ऑप्शन ही गलत है, इसका सही आंसर है डी, नाइदर 1 और 2. इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा. द प्रेसिडेंट इज इम्यून फ्रॉम एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इवन इन रेस्पेक्ट ऑफ हिज और पर्सनल एक्ट. राष्ट्रपति को इम्यून किया गया है एनी ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स से, चाहे वो उसके ऑफिशियल एक्ट्स हो या पर्सनल एक्ट्स हो. ही कैन नॉट बी अरेस्टेड और इम्प्रिजन्ड. हाउएवर, आफ्टर गिविंग 2 months notice, civil proceedings can be initiated against him during his term of office in respect of his her personal acts. हालांकि क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट नहीं कर सकते परंतु सिविल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर सकते हैं, वो भी 2 month का नोटिस देना पड़ता है, प्रीवियर नोटिस टू प्रेसिडेंट. सो ये याद रखिएगा. अब ये क्वेश्चन 9 देखिए. विच अमंग फॉलोइंग वर्ड वॉज इंसर्टेड इन द प्रियम्बल बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट. प्रियम्बल में 42nd अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, उसके द्वारा कौन से नए वर्ड्स ऐड किए गए थे? तो ये वर्ड्स है जैसे सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटेग्रिटी एंड डेमोक्रेटिक. तो इसका सही आंसर है ए, ये 1 2 3, मतलब सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी, ये 3 वर्ड्स इंसर्ट किए गए थे. ये देखिए इसका एक्सप्लेनेशन. द प्रियम्बल हैज़ बीन अमेंडेड ओनली वंस सो फार, दैट वाज बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द ईयर 1976. प्रियम्बल को अभी तक एक बार ही अमेंड किया गया है, वो भी 42nd अमेंडमेंट एक्ट से, और ये 3 वर्ड्स ऐड किए गए थे जैसे सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी. टोटल वर्ड्स कितने हैं प्रियम्बल में? सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, ये 5 वर्ड्स है, ठीक है. परंतु ये 3 वर्ड्स जो है ये ऐड किए गए थे नए अमेंडमेंट से, याद रखिएगा. यह है क्वेश्चन नंबर 10. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंश्योर्स, जो अपनी डीपीएसपीज है वो क्या इंश्योर करती है? फर्स्ट इज पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, सेकंड सोशल डेमोक्रेसी, थर्ड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, फोर्थ वेलफेयर स्टेट्स. तो करेक्ट आंसर इसका है बी. तो क्या क्या इंश्योर करता है? सोशल डेमोक्रेसी करता है, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी करता है एंड वेलफेयर स्टेट. तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? जो ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है ये फंडामेंटल राइट्स इंश्योर करता है. दैट इज द पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इज इंश्योर्ड बाय फंडामेंटल राइट्स, नॉट बाय डीपीएसपीज. तो डीपीएसपीज जो करती है वो सोशल डेमोक्रेसी, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी एंड वेलफेयर स्टेट का करता है. तो ये क्वेश्चन नंबर 11 देखिए. विच अमंग फॉलोइंग इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द फंडामेंटल ड्यूटीज. फंडामेंटल ड्यूटीज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से सही है? फर्स्ट ऑप्शन, they were mentioned in the original constitution.
No, it is wrong. They were inserted by 42nd Amendment Act, and that on the recommendation of Swarn Singh Committee. Yeah, this statement is correct. Now the correct option is 2. Only 2 is correct. Look at its explanation. The fundamental duties was inspired by the Constitution of USSR. हमने ये कहाँ से लिया है? USSR. And Part 4A was added and a new article 51A was inserted. तो याद रखिएगा, जो 42nd अमेंडमेंट से इंसर्ट किया गया था, एक तो नया पार्ट बनाया गया था पार्ट 4A, एंड एक आर्टिकल बनाया गया था आर्टिकल 51A, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ देता है हमें. एंड एट प्रेजेंट दे आर 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़. ठीक है. ये क्वेश्चन 12. करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट द अमेंडमेंट प्रोसेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ऑप्शन फर्स्ट देखिए. An amendment can be initiated only by the introduction of a bill for the purpose in either house of the parliament. Okay, this statement seems correct. Second option, the bill can be introduced either by a minister or by a private member and does not require prior permission of the president. ठीक है, ये ऑप्शन भी सही है. सो करेक्ट ऑप्शन इज सी. इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा. There is no provision for holding joint sitting of the two houses in case of disagreement. किसी बात को लेकर अगर डिसएग्रीमेंट हो जाता है तो जॉइंट सिटिंग के लिए कोई प्रोविजन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट प्रोसेस के लिए. और द प्रेसिडेंट मस्ट गिव हिज असेंट. ठीक है, ये याद रखिएगा. क्वेश्चन 13 देखिए. विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ फेडरल गवर्नमेंट. नॉट अ फीचर ऑफ फेडरल गवर्नमेंट. ये देखिए, इसमें ड्यूअल गवर्नमेंट, यस इट इज़ फीचर. इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, इट इज़ फीचर. बाइकैमरल लेजिस्लेचर, इट इज़ ऑल्सो ट्रू. एंड 4 इज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, या इट इज़ ऑल्सो ट्रू. 5 नो डिवीजन ऑफ पावर, नो इट इज़ रॉन्ग. फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में देर इज डिवीजन ऑफ पावर, क्लियर कट डिवीजन ऑफ पावर. ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ये ऑप्शन 5. यहाँ याद रखिए, ये नॉट पूछा यहाँ. तो एक्सप्लेनेशन देखिए इसका कि क्या कि इन फेडरलिज्म और फेडरल गवर्नमेंट देयर इज डिवीजन ऑफ पावर. एंड अदर फीचर्स क्या है फेडरल गवर्नमेंट के? यहाँ पे सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होती है, एक दूसरा रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होता है. तो ये फेडरलिज्म में डिवीजन ऑफ पावर होता है. और यूनियन गवर्नमेंट में क्या होता है? सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में. तो हमारे हिंदुस्तान में क्या है? फेडरल गवर्नमेंट है, तो डिवीजन ऑफ पावर है. क्वेश्चन नंबर 14 देखिए. एज ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड a high court has the following power. अब ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या होता है? पहले ऑप्शंस देखते हैं. that the judgments of a high court are recognized as legal precedents and legal references. Okay. Second है, only Supreme Court has the power to review and correct high court judgment. Third है, it has power to punish for contempt of court. तो इसका सही ऑप्शन है सी, जिसमें 1 and 3 दिया गया है. that the judgment of high court are recognized as legal precedents and legal references. okay, it is true. ठीक है, हाई कोर्ट का कोई भी जजमेंट है उसे लीगल माना जाएगा. जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है या फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, वो भी उसको कंसिडर किया जाता है उसमें. ये जो दूसरा है, ओनली सुप्रीम कोर्ट हैज़ द पावर टू रिव्यू एंड करेक्ट हाई कोर्ट जजमेंट, नो, ये गलत है. क्योंकि हाई कोर्ट खुद भी अपने जो जजमेंट्स है उसको रिव्यू कर सकता है और चेंज कर सकता है. और थर्ड, इट हैज़ द पावर टू पनिश कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट. या सही है. तो ये एक्सप्लेनेशन में कुछ लिखा है. A high court has, also has the power to review and correct its own judgment or decisions. ठीक है, तो ये क्वेश्चन 15 देखिए. Which of the following takes decision regarding reservation of constituencies for scheduled castes or scheduled tribes in particular state? कौन सा ये इंस्टीट्यूशन है? इसका करेक्ट आंसर है डिलिमिटेशन कमीशन. ओके, एक्सप्लेनेशन देखिए. डिलिमिटेशन कमीशन क्या है? डिलिमिटेशन कमीशन इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. इट इज अपॉइंटेड फॉर द पर्पस ऑफ ड्राइंग अप ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल ओवर द कंट्रीज. ये इसका काम है. तो डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में आप याद रखिएगा. ओके, थैंक यू. कल हम टेस्ट नंबर 2 के साथ फिर आएंगे. आशा करते हैं आप सभी लोग ये सही से देखेंगे. थैंक यू.